चलो, केमिकल बॉन्डिंग है ना, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पिछली बार हम टॉपिक पढ़ रहे थे। बोलना नहीं है, केवल सुनना है। दर्शक हो जाओगे, ये पीछे जितनी लड़कियां हैं सारी आगे आ जाएगी। दो दो तीन लाइन तक उठ के आ जाओ, समझ में जल्दी आएगा, अच्छा आएगा, दिखाई देगा। आ जाओ बेटा, और आगे आ जाओ। तीन बैठ जाओ एक पे। हाँ हाँ, आ जाओ आगे, एक में तीन आ जाओगे ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इसमें मैंने तुम्हें एक थ्योरी पढ़ाई थी, फुल फॉर्म याद है इधर बच्चों को? बोलो, क्या फुल फॉर्म है इसकी? इधर बैलेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल का मतलब होता है संयोजकता कोश। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम चार्ज के होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम नजदीक रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम पेयर में इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, तो हमारे पेयर दो तरह के बनते हैं, एक बनता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बनता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे दो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया? बॉन्ड बनाया, तो इन्हें क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लोन पेयर। तो ये थ्योरी कहती है कि जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, यानी ये पेयर इस वाले पेयर को सबसे ज्यादा धकेलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसमें होगा? उससे कम, सबसे कम। यहाँ पर मैंने तुम्हें सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था ए बी टाइप। अभी मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो ले रहे हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, ठीक है। क्या नहीं बचेगा? ए बी नहीं, ए बी टू टाइप। ए बी टू टाइप माने के बीच में है और दोनों तरफ क्या है? कौन सा एग्जाम्पल दिया था? BeCl2, ठीक है। BeCl2 में बताया था केवल बी के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये शेयर कर चुका होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, और दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, और दोनों बॉन्ड पेयर ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिकतम कितना एंगल पर फिक्स हो सकते हैं? 180। तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन है? ए। बीच में कौन है? और ये दोनों कौन दिखाए? और ये बॉन्ड दिखाया है। अब बताओ एंगल कितना है? 180। क्लियर? शेप क्या है? लीनियर। ये थ्री डायमेंशन सारी फिगर है, थ्री डायमेंशन समझते हैं? बोर्ड पे जो बना रही हूँ कितनी डायमेंशन बना रही हूँ, लेकिन इसमें दिखाई देंगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों में आएंगी। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, जैसे हमने ले लिया BeCl2। दूसरा आया AB3। इसमें ए के पास कितने बी हैं? और कोई लोन पेयर नहीं बचता, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन है, तीनों ही साझे करके तीन बॉन्ड बन गए उसके पास। तो ये तीनों को मैक्सिमम कितनी दूरी पे लगा लेता है? 120। एग्जाम्पल BeCl3, यहाँ बॉन्ड एंगल, यहाँ, और शेप को क्या बोलते हैं? इसको ट्राइगोनल। इस तरह से, ठीक है। ये सारे एंगल बिल्कुल एक समान है, कितने? 120। ये बॉन्ड इस बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये इसको रिपेल कर रहा है, और ये तीनों बॉन्ड बिल्कुल सेम है, तीनों एटम भी सेम है, तीनों बॉन्ड भी सेम है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है, इसलिए एंगल बिल्कुल कैसे बनेंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तीसरा बताओ, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, AB4 जैसे CH4, कितने का एंगल बनाते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री। और शेप क्या होती है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, कौन सी शेप है, टेट्राहेड्रल। कहाँ रह गए थे भाई, बहुत देर हो गई। ये देखो, इसमें तुम्हें 3 डायमेंशन अब समझ में आएंगे। ठीक है, ये कौन है, एक बॉन्ड, इसमें 2 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक आगे को जा रहा है और एक कहाँ जाएगा, पीछे को जाएगा। ये अगर हम आगे पीछे बनाते हैं ना, तो हमारा बॉन्ड एंगल सेट नहीं बैठता, 90 का बैठ रहा था। तो हमने इसे पूरा बनाने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे सारे एंगल कितने होने चाहिए थे, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सेटिंग करने में भी ये वाला ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है ना, ये सेट ही नहीं होके दिया था, ये खुद मैंने बनाए थे घर में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने में, लेकिन ये सारे एंगल एक समान है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राहेड्रल। अब कौन सा आएगा नंबर बताओ, AB5। ये देख, ये आ रहा होगा क्लियर समझ में। अब ये रखने से क्या होता है, थोड़े से बॉन्ड तिरछे हो जाते। ये कैसे दिखाई दे रहा है बताओ, नंबर 4 PCl5, इसमें 3 कहाँ आती है, ट्राइंगल में, और एक कहाँ आता है, और एक, तो शेप क्या होती है इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल माने एक ऊपर एक, और ये जो एंगल है ये तीनों, ये तो कितने बनते हैं, 120 के, और जो ऊपर नीचे जाती है वो कितने के बनते हैं, 9। तो ये तुम्हें क्लियर दिख रहा हो, ऊपर नीचे वाले कितने हैं, 90, ऊपर नीचे, और ये 3 ट्राइंगल में जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या आया नेक्स्ट, AB6, इसमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देखोगे, 1 2 3 4, जैसे स्क्वायर होता है ना, और एक ऊपर एक नीचे, दिख रही है शेप, इसे कहीं से भी देख लो, ये चारों तरफ से एक सा ही रहेगा, जैसे SF6 ऐसे। और बॉन्ड एंगल सब कितने हैं इसमें, 9। तो ये सारे के सारे हमने वो एग्जाम्पल लिए जिसमें क्या नहीं है, लोन पेयर। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, जब लोन पेयर आ जाती है। कोई एग्जाम्पल देंगे, NH3 और सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें कितने ए हैं और बी कितने हैं, तो बी जब हमने स्ट्रक्चर बनाई तो ऐसे बनाई थी। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर थी इसकी, बॉन्ड एंगल कितना था, 180। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे ए पर एक लोन पेयर बच गया, ए के पास कितना लोन पेयर बचा, एक। SO2 ले लो सब। ठीक है, एस ओ से देखे, ये मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें सिखाई थी बनानी उस दिन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखाया था।
O ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, S ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए दोनों तरफ से। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और कौन से बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। सिखाए थे या नहीं उसे? अब S के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे लास्ट में? 6। तो यहाँ है, तो ये हो गए 4, क्या बच गया? 1। 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर। और वही 1 लोन पेयर क्या करेगा? क्या बताया था मैंने? ऐसे समझो कि बॉन्ड पेयर माने घर के बच्चे और लोन पेयर माने, तो जब तक कोई बाहर से बच्चा नहीं आता तब तक घर के बच्चे खूब आपस में झगड़ते रहते हैं, भाई बहनों में खूब झगड़ा होता है। लेकिन जैसे ही बाहर से कोई पड़ोसी आके लड़ने लगता है तो भाई बहन क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं और बाहर वाले से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बाहर वाला आता है ना, जैसे ही ये बाहर वाला आता है तो घर वाले बच्चे क्या हो जाते हैं? पास आने शुरू हो जाते हैं। समझ गए? यानी नजदीकियां बढ़ जाती है ऐसे। ये हो जाती है। ठीक है। और ये क्या रह गया? ये लोन पेयर किसके कारण हुआ? ये हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या हुआ? ये आ गया ना इसमें नया। और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया बेटा? घट गया। कितना हो गया घटकर? बताओ कितना दिख रहा है? ये 120 डिग्री। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट के नाम लेना, लाके प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप देख लेना उनमें से, है ना? फिर बाद में से कहीं तक जाते हैं, यहाँ तक जैसे सही होता है ना, आगे प्रिंट कर दिया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल, ये हटा दो। AB2 है, ये भी ए बीच में है और बी साइड, सेम स्ट्रक्चर है AB2। लेकिन क्या अंतर है? यहाँ ओ ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 2। तो कितने बच गए इस पे? इस पे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 2 लोन पेयर बच गए। ठीक है, समझ गए? अभी बॉन्ड एंगल मैंने 120 डिग्री बताया था। अब की बार क्या हुआ? सेम स्ट्रक्चर है बच्चों, बिल्कुल है सेम या नहीं? ये भी बैंड है, इसे बैंड शेप बोलते हैं, और इसे भी बैंड बोलेंगे। बैंड माने मोड़ना, मुड़ गई। ये भी बैंड है, ये भी बैंड है। इसका एक और नाम होता है एंगुलर या बैंड या वी शेप। ठीक है, शेप दोनों की बिल्कुल सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल में अंतर है। ऐसा क्यों हुआ बताओ? तुमने एक सीधा पाइप को मोड़ दिया, दोनों को ही मुड़ा हुआ बोलोगे, एक को कम मोड़ा एक को ज्यादा मोड़ा, लेकिन मुड़ा हुआ तो दोनों ही है, तो शेप तो दोनों सेम है। लेकिन बॉन्ड एंगल इसका यानी बॉन्ड एंगल क्या हो गया बेटा? और घट गया। क्यों? किसकी वजह से? अब की बार किसमें रिपल्शन लगा? मैंने यहाँ लिखा था, कौन सा रिपल्शन लिखा था सबसे पहला? की बार सबसे ज्यादा रिपल्शन इन दोनों में लगा। और फिर जब इन दोनों में झगड़ा बढ़ा तो इन दोनों में रिपल्शन बढ़ा, जिसकी वजह से बॉन्ड, यानी कि इस बार जो बाहर के बच्चे थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई। जब बाहर के बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो घर के क्या होंगे? घटेंगे। घर के बच्चे क्या करने की कोशिश करेंगे? और नजदीक आएंगे भाई। कब बचेंगे वो बाहर वालों से? जब अपने बीच लड़ेंगे, जब अपने बीच जल्दी पास आएंगे। समझ रहे हो ना? समझ गए? जितने लोन पेयर बढ़ते जाते हैं उतने बॉन्ड पेयर नजदीक आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घटता चला गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुम्हें एग्जाम्पल? इसमें ये दिखाया है। ठीक है, ये 2 लोन पेयर हो गए जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर और कम हो गया। अब एग्जाम्पल क्या लोगे आप? NH3
कितने बॉन्ड पेयर है? तीन बॉन्ड पेयर है। क्या बचता है नाइट्रोजन पर एक? वो लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को क्वेश्चन करेगा, धक्का देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर पास हो जाएंगे। जितने भी बॉन्ड हैं ये सारे के सारे कितने डिग्री के हो जाते हैं? 107। 107 क्यों है? क्योंकि एक लोन पेयर धकेल रहा है। यहाँ दो लोन पेयर, मैंने क्या बताया था, जितने लोन पेयर बढ़ेंगे उतना वो नजदीक आएंगे, बॉन्ड एंगल घटेगा। तो 107। और शेप क्या होती है बेटा ये? सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉन्ड एंगल और शेप पर बनेंगे। तुम्हें शेप की जानकारी जरूर होनी चाहिए, और इसके लिए तुम्हें क्या जानकारी होनी चाहिए कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने। ये क्या दिख रहा है? कितने? तीन। और दो बॉन्ड पेयर। किसका एग्जाम्पल हो सकता है ये? बता, कौन हो सकता है ये? लिख नहीं रहे तुम एक भी आज? ClF3 ये नहीं लिखवाए थे मैंने उसे? ClF3। हर बच्चा मुझे ClF3 में कोवलेंट बॉन्ड बना के दिखाए पहले। चलो, शेयरिंग करा के दिखाए इलेक्ट्रॉन की ClF3 में। खाली बैठे आराम से। उस दिन मैंने सारे मेथड सिखा दिए थे, शॉर्टकट मेथड भी, लॉन्ग मेथड भी, लेकिन जवाब नहीं आया अब तक भी। इसका मतलब है कि जो 5-6 दिन की छुट्टियां हुई ना, इसमें मौज मारी है तुमने। कैसे बनेगा कौन बोला? पिरामिडल तो शेप ही नहीं थी इसकी। मैंने तो तुमसे ना शेप पूछी ना बॉन्ड एंगल पूछा। मैंने सिर्फ तुम्हें कहा है कि मुझे कोवलेंट बॉन्ड बना के दिखाओ, इसमें शेयरिंग करा के दिखाओ इलेक्ट्रॉन की। मैंने तो ये बोला है बस। शेयरिंग ऐसे गोले गोले बना के कैसे? क्या फायदा बेटा पढ़ाने का, पुराने लेक्चर का, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं हुआ क्या था उस दिन? ऐसे पास करोगे नीट का एग्जाम? अगर प्रीवियस कुछ नहीं याद तो फिर तुम्हारे पे कुछ नहीं है। कोई दूसरे ने नहीं पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया, तुम्हें ही पढ़ाया, हाल ही में पढ़ाया, फिर क्यों नहीं याद तुम्हें कुछ भी? एक भी बच्चे तो कहते कि बना लिया मैंने, कोई तो बोलो। हाँ भाई, बंटी माशे, बताओ क्या बना? ढूंढ रहे हैं कॉपी पलट पलट के। तुम तो बताओ, इधर होशियार बैठे हो। तुम बताओ। टी शेप तो बन गई, शेयरिंग हो गई, दिखाना कॉपी। लाओ इधर आके कॉपी दिखाओ। ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाया आपने स्ट्रक्चर? इस लड़की ने बनाया बस अकेला स्ट्रक्चर। बच्चों वाला काम फिर से शुरू कर लो, है ना? सबसे पहले किसको सेटिस्फाइड करना होता है? क्लोरीन को। नालायक को, शर्म कर लो।
सबसे पहले किसको सेटिस्फाइड करना है? क्लोरीन फ्लोरीन भूल जाओ। सर इन्होंने पता कुछ भी अभी पढ़ाया अगले पिछले हफ्ते, एक इतना सा, ये आज नाइन्थ नाइन्थ के बच्चों को पढ़ा के आई हूँ मैं आज स्कूल में, और उन्होंने भी कर लिए सारे। और मैंने इसके बिल्कुल एंड में आके शॉर्टकट सिखा के गई थी उस दिन तुम्हें, कि एग्जाम में आएगा तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करोगे, तुम शॉर्टकट से काम करोगे। ये तो बहुत बच्चों वाला ही काम चल रहा है बेटा, ना तुम्हें शॉर्टकट आया ना तुम्हें लॉन्ग कट आया। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते दिवाली की छुट्टियों में तुमने खूब दिवाली में पटाखे छोड़े, मजे लिए, खूब मिठाइयां खाई। सबसे पहले हम करेंगे किनारे वाले को सेटिस्फाइड, एक एक करके चलेंगे। किसको लेंगे? फ्लोरीन को। क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 7। कितने चाहिए? मैं इतना तुम्हें आगे का टॉपिक पढ़ा रही, जब तुम्हें पीछे का कुछ ही नहीं आ रहा तो फिर तो सब ब्लैंक है। आज सारे बच्चे कोवलेंट बॉन्डिंग दोबारा पढ़ के आएंगे घर जाके, कल मेरे लेक्चर है, कल फिर मैं करूंगी, ठीक? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो एक लिया, एक लिया, कितने बचे? कितने बचे? 6। फिर इस पे आ जाओ, इसको कितने चाहिए? एक। एक दिया, एक लिया। हम इसको इसकी बात नहीं करते कभी भी, साइडों की बात करते। फिर इसकी बात करो, कितनी चाहिए इसे भी? एक। एक दिया, एक लिया, 6 बच गए। अब एफ को देखो कितने हो गए? 8। इसको देखो कितने हो गए? इसके पास भी कितने हो गए? सीएल के पास कितने थे? लास्ट में सीएल के पास भी कितने थे? 7 में से कितने दिए? 1 2 3। कितने बचे? कितने हो गए सीएल के पास? 2 4 6 8 10। अपवाद में बन गए, हो सकते हैं। मैंने दुनिया भर के अपवाद लिखवाए थे उसे, ठीक है? क्या बना? ये बना। समझ गए इतना? मैंने तुम्हें लिखवाया था कॉपी में कि सीएल की बॉन्डिंग होती है 1 3 5 7। किस लिए लिखवा के गई थी? अब शॉर्टकट में कैसे बनाते, बताओ जल्दी। ये सब काम करना ही ना पड़ता, शॉर्टकट कैसे बनाते? ClF3 लिखते। एफ के कितने बॉन्ड लिखवा रखे हैं मैंने, देखो जरा कॉपी में। रोज आने में ही फायदा होगा। 3 दिन मेरा लेक्चर है तो 3 दिन आओ, या तो 3 दिन मत आओ या 3 दिन पूरे आओ, तभी लेक्चर समझ में आएंगे। क्या है बेटा? एक बॉन्ड एफ का, एक बॉन्ड एफ का, एक बॉन्ड एफ का है। सीएल के बॉन्ड देखो कितने हैं? कितने बॉन्ड बने सीएल के? एक। बिल्कुल मेरी फिगर एक बार में सही आ गई, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। क्लियर? इसे बनाने के बाद इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, साइड वालों से कोई मतलब। असली स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है, शेप कौन तैयार करता है? सेंट्रल। और सेंट्रल में कौन है? और क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। जिसमें से कितने यूज हुए हैं? 3। कितने बचे हैं? यही काम तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन 101% आएगा। आएगा या नहीं संचरण? सारे के सारे स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तुम्हें केमिस्ट्री में अगर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी नहीं आई ना बेटा, तो क्या करोगे? क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाले। हो गया काम? यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर था? सेम ही तो स्ट्रक्चर है, ये जल्दी बनी है, ये देर में बनी, ठीक है? अब यही तो मैंने तुम्हें शेप दिखाई थी। क्या है? ये 3 बॉन्ड है और 2 क्या है? लेकिन तुम यहाँ देख रहे होगे कि ये जो तीनों बॉन्ड है ये कुछ झुके हुए दिख रहे होंगे तुम्हें, सीधे नहीं दिख रहे। शेप इसे टी शेप बोलते हैं, उसने बिल्कुल सही बताया था। क्या बोलते हैं इसे? टी शेप, ऐसे शेप। लेकिन ये बॉन्ड एंगल जो बनता है ना, पूरा का पूरा ये बनता है बेटा 175 डिग्री, और 175 का आधा कर लो, कितना बैठेगा बताओ?
ये 90 का ना होकर 87.5 डिग्री का एंगल है। ठीक है, समझ गए? अब ये झुक क्यों गए 180 की बजाय और नजदीक क्यों आ गए? तो अभी तुम्हें आंसर दिया था थोड़ी देर पहले, क्या इसमें दो लोन पेयर आ गए। अगर इसमें एक लोन पेयर वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा ना कोई तुम्हें, तीन ये हो, टी शेप में लगे हो, तो बॉन्ड एंगल 180 रहेगा। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड पेयर ज्यादा धकेलेंगे अंदर से और एक बॉन्ड पेयर कम धकेलेगा, ये अंतर आए। तो सारे का सारा कमाल किसका हो रहा है? लोन। अब ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? और चार नहीं, कितने बॉन्ड पेयर है? पांच बॉन्ड पेयर। ये कौन सा उदाहरण हो सकता है? बताओ। क्या हो सकता है ये? XeOF4। तो ये तो बहुत कम है। पी ब्लॉक चैप्टर फोर्स में से हटा नहीं, और पूरा का पूरा पी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। और यदि तुमने आज से ही बॉन्ड नहीं सीखे, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट, क्योंकि पी ब्लॉक सारा अधातु है, और अधातु में कौन सा बंध बताया था मैंने? कोवलेंट, शेयरिंग होती है, या कोऑर्डिनेट। तो जाके कोवलेंट और कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस करो। इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं फोर्थ चैप्टर में, कम से कम 50-60 उनकी स्ट्रक्चर बनाओ। और सारी स्ट्रक्चर बनाने का सिर्फ एक तरीका है, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखवाए थे, परमाणु और नंबर ऑफ बॉन्ड, सिर्फ उससे ही सारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, करोगे प्रैक्टिस आज ही? अगर आपको बेसिक को कोई दिक्कत है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपका 1 लाख का बेसिक का करा देंगे। सर ये बेसिक चल रहा है। अच्छा, ये भी होगा। ये तो मैं कहते रही 9 बच्चों को पढ़ा के आई हूँ आज। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए सर, ये है इनका 11th, ये 11th है। और जो 9th का था वो इन्हें मैं 2-3 दिन पहले करा दिया था बेसिक बिल्कुल। तो लेकिन जब रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना? बताओ, तो इसलिए बेसिक आपको इसलिए कराया भाई, तब चलेगा आपका बेसिक क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत हो तो आप बता दो अभी। एनसीईआरटी की बुक है? हाँ। किसी के पास है 11th की एनसीईआरटी की बुक इस समय? कोई नहीं लेकर आया? नहीं तो तुम्हें आप 10-15 स्ट्रक्चर देती, बना के लाते अपना। बताओ। ऐसे तो दे दूंगी, कोई और बुक है? तो फिर तो मैं अपना आप ही दूंगी। और अगर इन्हें बेटा तुम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाओगे तो तुम्हारा बहुत टाइम चला जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ऐसे बनाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। कैसे बनाने हैं इन सबको? ये CO2 लिख रहा है, ठीक है, लिखो CO2। हो गया? O के कितने बॉन्ड लिखवा रखे हैं मैंने? चलो भाई, O का कितना साथी है सिर्फ? तो भाई दो ही एक साथ बनेंगे। अब इधर आ जाओ, हमेशा याद रखो किसको सेटिस्फाइड करना है पहले? किनारे वाले। बीच वाला अपना आप काम करेगा अपना। फिर O के कितने बॉन्ड है? अब बताओ C के कितने हो गए? देखो किताब में, कॉपी में मैंने C के कितने बॉन्ड लिखवा रखे। कुछ भी नहीं करना पड़ा, स्ट्रक्चर तैयार। अब खत्म नहीं हुआ काम। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि सेंटर वाले के क्या चेक करने हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कहीं से बच ना गए हो, क्योंकि बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ही सारा काम खराब करा देगा, बॉन्ड एंगल भी चेंज कर देगा और शेप भी चेंज कर देगा। कार्बन के पास इतना तो याद कर लोगे कितने इलेक्ट्रॉन आए। कुछ भी मत याद करो, ये तो याद कर लो किस ग्रुप का है। कार्बन किस ग्रुप का है? किस ग्रुप का है कार्बन? कितने हैं लास्ट में? 4 है। तो 4 से 1, 2,
3 4 कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो दोनों कैसे लगेंगे बेटा? सीधे। ठीक है। अब ऐसे ही तुमने SO2 बनाया सेम दूसरे नंबर पे, O के कितने बॉन्ड? O के कितने बॉन्ड? S के बॉन्ड देखो किताब में, कॉपी में। 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए, तो ये 4 बैठ रहे हैं, सही बन गए। अब S के आउटर मोस्ट, S किस ग्रुप का है? 16 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर? कितने हैं यहाँ पर? 4। कितने बचे? अब बताओ शेप सही है? यही लोन पेयर एकदम क्या कर देगा? बैंट हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल इसका 120 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल तुम नहीं रट, मतलब तुम नहीं बता सकते बिना रटे, क्योंकि बॉन्ड एंगल झुकने का मैंने क्या मतलब बताया, 180 का 175 भी हुआ था, 120 भी हो सकता है, और 104 और 107 भी हो सकता है। तो बॉन्ड एंगल तो रटना पड़ेगा, लेकिन पहले बॉन्ड एंगल से पहले तुम स्ट्रक्चर तो बनाने सीख जाओ। अभी इसी चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और वहां आके अगर तुम शेप पे अटके, स्ट्रक्चर पे, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर नहीं आती तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। और हाइब्रिडाइजेशन का तरीका ही वो है कि एकदम स्ट्रक्चर बनाओ और हाइब्रिडाइजेशन बोलो। सीरियसली लिया आज या नहीं बात को? मेरा क्या है बेटा, मैं तो आऊंगी, पढ़ाऊंगी और चली जाऊंगी, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? फिर पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इन्हें नहीं पता है अगर नहीं, जब तुम्हारे घर वाले जो होते हैं ना, मम्मी पापा, तुम नहीं पढ़ते होगे तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता? पूछ के देखना, क्या उनके दिल पे बीतती होगी कि हम इतनी मेहनत से इनको पढ़ने भेज रहे हैं और ये पढ़ के नहीं आ रहे। तो टीचर को भी वही समझो, तुम टीचर को ये मत सोचो कि प्रोफेशन है ये तो इनका, आ रहे हैं जा रहे हैं। टीचर को कितनी खुशी होती होगी कि उसके बैच से इतने बच्चे बाहर निकल के सिलेक्ट हो गए। या तुम्हें कोई कहीं किसी दुकान में बैठा है और कोई कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, उसे देख के खुशी मिलेगी? बताओ। मैडम अपना इलाज कराने गई और वहां एक बच्चा एकदम खड़ा होकर पैर छुएगा कि क्या हुआ बेटा? मैडम आपने ही तो पढ़ाया था मुझे उस समय। मतलब मैडम तो पागल हो जाएंगी खुशी के मारे। ठीक हो जाएंगे ऐसे। कितनी कहानियां देखते होगे, कितनी कहानियां सुनते होगे इस तरह की, सुनते हो नहीं? IAS अधिकारी अपने प्राइमरी के टीचर से मिलने जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं वहां जाके, तो सोचो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये मत कहो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े होते हैं उन पर सब पर फर्क पड़ता है, इसलिए भाई, नहीं तो मेरे को क्या है, मैं क्यों डांटती तुम्हें, लेकिन मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि इतना छोटा सा भी काम तुम नहीं कर पाए। कोवलेंट बॉल बनाना, और बनाओगे अभी? देखो, ज्यादा बड़ी नहीं दे रही, घबरा जाओगे। तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये, इतने 5 मिनट में बन जाएंगे। जब मैंने तुम्हें तीसरा चैप्टर पढ़ाया था तो सारे ग्रुप बताए थे, बताए थे या नहीं? एक एक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तुम्हें कैसे उन एलिमेंट को याद करना है, फंडा लिखना है, फंडा बनाना है। इनके एटॉमिक नंबर एक के भी नहीं याद है, लेकिन ग्रुप नंबर याद है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, जिनोन का क्या है, लेकिन ये पता है कि जिनोन किस ग्रुप में आता है? 18th में आता है, यानी इसके लास्ट में कितने हैं? 8। 8 में से 4 शेयर करेगा तो कितने बच गए? 4। तुम्हें यही तो पता करना है कि ये कितने शेयर कर रहा है और कितने इसके पास बच रहे हैं।
उससे ही तो शेप बननी है। बता दिया। बता दिया बेटा। मैम एक और दे दो, 15 नहीं हुआ है, N2O पर तो कर दिया। N2O5 लिखा था फिर, एक N2O4 है, एक N2O5 है। मैम एक बार और लिख दिया आपने तो। अच्छा, यस मैम। CO3 दिया था ना ये। ये लिख लो, एक ये लिख लो, फिर 15 हो जाएंगे। नेगेटिव में मैंने बताया था कि बॉन्ड जिस पर कम पड़ेगा उस पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, और जिस पर बॉन्ड ज्यादा हो जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा के उसे पूरा करेंगे। ठीक है। अब बेटे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसकी फुल फॉर्म? अब ये थ्योरी 9th से तुम्हारे 11th पे आती है। जो मैंने तुम्हें अभी यहाँ गोले बना बना के शेयरिंग कराई थी, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा था 2425, वो किस स्टैंडर्ड का है? कौन सी क्लास में सिखाया जाता है? 9th में सिखाया जाता है। 9th और 11th सेम आती है। तो जब 11th में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो अब जो आगे वाली थ्योरी बढ़ती है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ऑर्बिटल कंसेप्ट पर चलती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब जैसे H2 बनाना है, हमने कह दिया दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक साझा हो गया, एक बॉन्ड बन गया। लेकिन ये थ्योरी ऐसे समझाएगी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1। दोनों के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे। जो ऐसे ओवरलैपिंग दिखाते थे वो इस तरह से दिखाई, और ओवरलैपिंग होने से दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसलिए ही मैंने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो दोनों के स्पिन अपोजिट होने चाहिए, तो इसलिए एक ऊपर दिखाया और एक इसे उतार। ठीक है। ये कहलाता है कौन सा कंसेप्ट? ऑर्बिटल कंसेप्ट। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझा रही है, ये कहला रहा है ऑर्बिटल कंसेप्ट। अब आप मुझे सब बच्चे सेम मेथड से F2 का बना के दिखाएंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट से। F2 अब इसको डांटनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैथ मैंने सिखाना शुरू करा है, नया है बिल्कुल।
वैसे तो तुम 11th भी कर चुके हो, कर चुके हो नहीं? Yes, ma'am. ये अभी रह गई है, बता। Oh, ma'am. लेकिन वो कैसी हुई है सबको पता होता है, क्योंकि जिस समय हम जिस क्लास में होते हैं उसे हम सीरियसली नहीं ले पाते हैं। बाद में लगता है कि पढ़ा भी था, कभी याद ही नहीं है भाई मुझे तो, ये था कोर्स में, देखा ही नहीं था कभी। हाँ, केमिस्ट्री में थी कोर्स में, यही कहोगे? तुम तब भी यही कहोगे, केमिस्ट्री की थी, नीट के एग्जाम में आनी भी थी केमिस्ट्री का ही। Yes, madam. कर लिया? क्या लिखा बेटा? 15 1 S2 2 S2 2 page 5. फिर क्या बनाया? ऐसे बनाए? Yes, madam. फिर क्या बनाया? Same here, ma'am. 1 S2 2 S2. फिर यही बनाया? Yes, madam. नीचे और ये ऐसे दिखाएंगे फिर हम, ये एक बॉन्ड, ठीक है? आया समझ में? आया नहीं? चैप्टर 2 आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, नहीं आता? वीडियो देख लेना घर जाके। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगी? सर से लिंक लेके जाना, यहाँ के लेक्चर का ले जाना। मैंने ही पढ़ा रखा है सेकंड चैप्टर भी, थर्ड भी, उसमें से, क्योंकि जब तक बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो ये चैप्टर वाइज चैप्टर चलते जा रहे हैं। सेकंड पढ़ो, फिर थर्ड पढ़ो, तब जाके तुम्हें फोर्थ समझ में आए। और अब इस समय इतना पॉसिबल नहीं है कि हम पीछे को चलो, ठीक है? ये तो बिल्कुल बेस है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे डाल देना, है ना? कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में डाल देना, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में डाल देना। इतनी वीडियो आ जाएंगी तो 4-4 मिनट की, उसमें से दिख जाए। एक ही टॉपिक समझ लेना बस, पूरा चैप्टर पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, एक ही टॉपिक समझ लेना। कितने बच्चों को नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तुम तो रोज आ रहे हो, किस चैप्टर में गायब थे? और कौन है इधर? आता है? इधर पीछे लाइन में सबको आता है? इधर? हाँ भाई, आता है ना? चलिए, इतना सीखने के बाद एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, और पता लगेगा कि ज्यादा सी आवाज आएगी कि कर लिया। H2O बनाओ। ये जो है ना तुम्हारा पड़ोसी बंटी बेटा, 10 मिनट 15 मिनट पहले आके इससे सीख, एक दूसरे की हेल्प से जल्दी सीखो। और ये नहीं सिखाया तो मुझे बता दो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक दिन दिखाई देते हैं तो 4 दिन नहीं दिखाई देते, फिर 5वें दिन फिर सोचते हैं तो जी ऐसे घूम के आया जाए, देखा कैसी शक्ल हो रही है उसकी, कितने पिलर उसके खड़े हो गए, लेंटर डल गया नहीं डला इस बार। अभी एक की आवाज आई, अच्छा ही नहीं, यही ना पता क्या बनाना था, H2O। बनाया नहीं? कितने बच्चों ने कहा यस? 1 2 3 4 5 6 लड़कियों के याद खड़े हुए जा रहे हैं। इधर भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे सबके? बढ़िया। बढ़िया ही रहने चाहिए, बनना नहीं चाहिए कुछ भी। तो कहते हैं हर फील्ड में सबसे आगे लड़कियां ही निकल रही हैं। हम्म?
H2O HHO है, फिर दूसरे का भी 1s1 और O का बना देखिए ओके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये वाले जो दोनों है ना, एक यहाँ सेट कर दो और एक यहाँ सेट कर दो। इतनी दूर से तो शेयरिंग नहीं दिखा पाओगे ना, समझ गए ना। एच को नजदीक ले आओगे, ओके, वहां से तो तुम थोड़ी ना ओवरलैपिंग दिखा दोगे, बस ऐसे और ऐसे, ये बन गया, ठीक है, समझ गए। तो वैसे होमवर्क में 2-3 बना लेना, 2 बना लेना बस, O2 और NS3, N2 बना लेना। हाँ बेटा, तब जब वो ओवरलैपिंग होगी तो ये सीधा उल्टा हो जाएगा। हाँ तो फिर अभी तो बताया था ना, ये जो स्पिन है ना, एक का क्लॉकवाइज रहना चाहिए, एक का एंटी क्लॉकवाइज, चाहे तुम किसी का भी स्पिन बदल दो। ये 3 एग्जाम्पल होमवर्क में कर लेना। हेडिंग लिखेंगे, दो तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे, पोलर और नॉन बेटा जो जितना भी पढ़ा रहे हैं ना, ये सब बेसिक चल रहा है। पोलर नॉन पोलर पूरी केमिस्ट्री में घूमेगा। ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना जब, ई ब्लॉक पढ़ोगे जब, यानी कि कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे आगे के, तो ये वर्ड घूमेगा, पोलर नॉन पोलर। तो उस समय अजीब सा हो जाएगा कि क्या बताया था मैडम ने, तो इसको आज क्लियर कर दो। इसकी डेफिनेशन लिख लो ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो। लिखो, when a covalent bond when a covalent bond is formed when a covalent bond is formed between two similar atoms between two similar atoms comma the shared pair of electrons the shared pair of electrons is is equally is equally attracted by the atoms, attracted by the atoms. This bond is non-polar covalent bond. ठीक है, एग्जाम्पल H2O2 F2 N2 etc. लिख लिया, क्या लिखा है, इसकी हिंदी बनाओ। जब इसकी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि मैडम क्या बोलना चाह रही थी, हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। जब एक कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनेगा और दो समान परमाणुओं के मध्य बनेगा,
तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है वो दोनों परमाणुओं पर बराबर अट्रैक्ट होगा, इक्वली अट्रैक्ट होगा, और इस तरह के बंध को हम फिर, इसका मतलब ये है कि दो H ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, दो बिल्कुल बराबर दमदार आदमियों ने एक मिलके दुकान खोली, शक्ति में दोनों बराबर। तो अगर एक के मन में बेईमानी आ भी रही है तो दूसरा इतना बलशाली है कि वो बेईमानी जो सामने वाला सोच भी रहा है ना इससे कर लूं, करेगा, ठीक है। तो जब दोनों परमाणु बिल्कुल समान है तो दोनों के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, दोनों की तरफ बराबर, कोई अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, और जब खींच नहीं पाएगा तो बॉन्ड वहीं का वहीं, इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रह जाएंगे, और ऐसे बंध को हम हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे बंध को क्या बोलते हैं बेटा, अध्रुवीय बंध, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन लिखवाऊंगी, उससे पहले एग्जाम्पल समझ लेंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई H और Cl के बीच में, एक बिल्कुल मरियल ज़्यादा और एक ताकतवर सा, बराबर। जब तो सोचा कि कोई बात नहीं बिजनेस कर लो, थोड़े दिन बाद पता लगा पावरफुल ने बेचारे पतले दुबले वाले को डरा धमका के सारा पैसा एक तरफ कर लिया। तो यहाँ पर H और Cl दो अलग अलग परमाणु आ गए, शक्ति में दोनों कैसे हो गए, अलग अलग। अब इसमें से चेक करना है किसकी शक्ति ज्यादा है, कोई देखने से थोड़ी ना पता लग रही, किससे पता लगती है, आवर्त सारणी से पता लगा, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक टॉपिक बताया था, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी खींचने की पावर, नेगेटिव बनने की पावर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी प्लस बनने की पावर। तो इधर होते हैं अधातु जो लेते ही लेते हैं, तो इधर चलने पर ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है। तो H तो कहीं यहाँ पड़ा है कोने में, Cl बिल्कुल एंड में, तो कौन पावरफुल है, तो क्लोरीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींची नहीं है। तो इसे बोलते हैं आंशिक, आंशिक माने पार्शियल, ऐसा साइन लगाते हैं डेल्टा, और ये देने का काम कर रहा है इसलिए इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। और इस तरह के बंध को बोलते हैं ध्रुवीय, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो दोनों के दोनों परमाणु अलग होते हैं तब बनता है। HCl, HF, H2O, NH3, दुनिया भर के एग्जाम्पल जितने भी दिए थे आज उन सब में हो सकता है। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, क्या लिखोगे बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो पीछे परिभाषा है उसे उतारनी है तुम्हें, कैसे उतारनी है लिखते जाओ पीछे से, अपनी जो अभी लिखी है तुमने देख देख के। When a covalent bond is formed between two dissimilar, सिमिलर की जगह क्या लगाना बेटा, डबल एस आ जाता है। डिसिमिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समान नहीं, समान। When a covalent bond is formed between two dissimilar atoms, clear? The shared pair of electrons is attracted equally, नहीं आएगा, नहीं, केवल लिखो the shared pair of electrons is attracted by the atom which is more electronegative, which is more electronegative, ठीक है, and acquires माने ले लेता है, ये स्पेलिंग ACQUIRES, and acquires negative charge,
ठीक है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कितना टाइम हो गया? एक काम करो, लिखवा रही हूँ मैं, समझा दूंगी कल, तो जिसको जाना है वो चले जाइए, ठीक है, अपना आप उठ के आना। थोड़ा सा लिखा दूंगी 5-7 मिनट बीच। देखो कल लिखना नहीं पड़ेगा, सुन लो ध्यान से, आने में टाइम लगता है मुझे, उस बीच में उतार देना कल आके। जिसे जाना है वो निकल सकता है, लेट हो गया तो। देखो, डायपोल मोमेंट हिंदी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जब तक उन्हें हिंदी नहीं पता होती वो उस चीज को नहीं याद करते, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा से? दीद्रो आगो। तुम्हें ये वाली बात समझ में आई है? समझ में आई थोड़ी सी? नहीं, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई लेना देना नहीं था, ये तो नया ही था कि दो समान है, दो असमान है, कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन छोड़ रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण जिसे कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? अभी हमने एक वर्ड बोला, पोलर नॉन पोलर बोला, तो कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, कौन कितना पोलर है? समझ गए? HCl में भी दो अलग अलग है, HF में भी दो अलग अलग है, HBr में भी दो अलग अलग है, लेकिन इन सब में कुछ तो क्रम होगा। तुम सारे बैठे हो, एक जैसे लग रहे हैं मुझे, तो मैंने टेस्ट पेपर दे दिए, मुझे पता लगा रही है तो एक जैसे नहीं है, एक बहुत ज्यादा होशियार है, एक को कुछ नहीं आता, तो हमें कुछ ना कुछ मापदंड रखना पड़ता है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट वही है जो पता लगाता है कि कौन सा अणु, कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलर है या बिल्कुल पोलर। तो लिखो इसकी परिभाषा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, it is the product of the magnitude, it is the product of the magnitude of the charge, of the charge and the distance, and the distance of separation, and the distance of separation between the charges, between the charges। फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D। डाइपोल मोमेंट की यूनिट लिखेंगे डिवाइड D। देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity and it is represented by, and it is represented by, ऐसे लगाएंगे एरो और ये कट लगाएंगे। और स्ट्रक्चर बनाएंगे, बनाते चले जाओ बेटा।
जल्दी आ जल्दी आ बना ली बेटा सारी स्ट्रक्चर ये 7 बनाई है, पता नहीं कितनी बना सकते हो। एक दो जो तुम्हें एग्जाम्पल दिए है ना, सबसे बड़ी बात है कि पहले जब हम डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे ना, तो इसकी सही स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि हमारी CCl4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। तब जाके हम पता लगा पाएंगे कि डाइपोल मूवमेंट 0 होगा भी या नहीं, क्योंकि अगर बॉन्ड सही बने होंगे तभी तो वो दिशा से पता लगेगा। क्योंकि मैंने बोला है तुम्हें कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसे कहते हैं वेक्टर? जो मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। यानी कि जब तक हमें सही दिशा नहीं पता होगी, परमाणु किस किस दिशा में लगे हुए हैं, तब तक हमारा डाइपोल मोमेंट सही नहीं निकलेगा। अब कहीं तो मैंने 0 लिख रखा है, लिख रखा है, कहीं दे रखा है, कहीं दे दिया कि ज्यादा है 0 से, यानी प्लस में आ रहा है, माइनस तो आएगा ही नहीं। तो ये स्ट्रक्चर, सब जितनी भी स्ट्रक्चर है, सभी अणु 2 कैटेगरी में आते हैं।
या तो वो ध्रुवीय होते हैं या वो अध्रुवीय होते हैं। यानी उनमें सब में ही डाइपोल मोमेंट चेक कर सकते हैं कि 0 है या ना। अब तुम एक दिमाग लगाओ, जिसका म्यू 0 होता है, जिसका म्यू यानी जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा? जिसका 0 है तो अध्रुवीय हो गया। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 वो नॉन पोलर हो गया। और मैंने परिभाषा क्या लिखवाई थी नॉन पोलर की? दो समान परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधन है। लिखवाया था या नहीं? ये समान कहाँ है बेटा, देखना, ये बी है और ये एफ है, समान कहाँ है? ये एक भी समान नहीं है। तो इस हिसाब से तो एक सारे क्या होने चाहिए थे? ध्रुवीय होने चाहिए थे। और जब इनकी स्ट्रक्चर से इनको देखा गया तो ये सारे के सारे क्या निकल आए? तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट की जरूरत पड़ी कि कैसे एक अणु असमान परमाणुओं से मिलने के बाद भी क्या हो सकता है? नॉन पोलर हो सकता है। इसके आंसर्स दिए जाएंगे ऐसे क्यों, ठीक है, समझा सकते बॉक्स पे ना।